मैंने जो अभी सर जी बोलें। अभी जो वो पुराने वाली आईडी में जो हम लोग आए थे ऑनलाइन, जितना भी नहीं, आप दोबारा दोबारा जो दोहरा रहा हूँ। ओके ओके दोबारा सर, ठीक है रिपीट कर रहा हूँ मैं। ओके सर। म्यूट कर लें आप। तो देखिए, मैंने जो अभी टॉपिक जो डिस्कशन किया था वो ये था कि स्विच जो है वो दो तरह की होती है। ऐसे तो आपने देखा होगा कि स्विच दो तरह की होती है, इसको बोलते हैं मैनेजेबल स्विच है, को बोलते हैं नॉन मैनेजेबल स्विच। फिलहाल नॉन मैनेजेबल को हटाइए। स्विच हमारी दो तरह की होती है। एक स्विच को हम बोलते हैं लेयर 2 स्विच, और एक स्विच हम आती है एक स्विच कहलाती है लेयर 3 स्विच। तो लेयर 2 स्विच की जो सीरीज हमने यहाँ बताई है वो 2950 है, 2960 है, 3500 सीरीज की स्विच है। और लेयर 3 स्विच जो हमारी है 3560, 3750, 4500, 6500। अगर आपको लैब करना हो लेयर 3 का तो देखिए लेयर 3 स्विच भी यहाँ पे है। ये स्विच आपकी लेयर 3 है, और ये जो आप देख रहे हैं ये आप देख रहे हैं ये लेयर 2 स्विच है। यहाँ पे ये आपका लेयर 2 स्विच हो गया आपका, और ये आपका लेयर 3 स्विच हो गया। तो यहाँ पे तो अब कंडीशन ये है कि लेयर 2 स्विच और लेयर 3 स्विच में डिफरेंस क्या है। तो लेयर 2 स्विच जो है सिर्फ जो जब डेटा को फॉरवर्ड करता है तो वो डिसीजन लेता है मैक एड्रेस के ऊपर, मतलब डेटा को जो डिलीवर करेगा वो मैक एड्रेस पे करेगा। लेकिन ये जो आपके लेयर 3 स्विच है, इस स्विच से आप राउटिंग भी करा सकते हैं। ऐसे बेसिकली राउटर बना राउटिंग करने के लिए, लेकिन इस स्विच से आप राउटिंग भी करा सकते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस है। तो चलो हम ये बात करना चाहते हैं कि आखिर लेयर 2 जो स्विच है वो किस तरह से काम करता है। तो फिलहाल हम लोग टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं कि लेयर 2 स्विच जो है वो किस तरह से काम करता है। तो मैंने आपसे ये बताया था कि स्विच के पास जो है एक टेबल होता है, और इस स्विच के मैक टेबल में सारे कनेक्टेड जो कंप्यूटर हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि स्विच के पास जो मैक टेबल होता है उसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन होगी, तो आप बताएंगे कि इस स्विच से कनेक्टेड जितने भी कंप्यूटर हैं उनके मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन जो है आपके इस मैक टेबल मिलेगा। शो मैक एड्रेस टेबल आप कमांड चलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे फिलहाल मेरे स्विच के मैक टेबल में अभी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है। और इसी तरह से मैंने आपको यह भी बताया था कि जिस तरह से स्विच के पास मैक टेबल होता है उसमें सारे कनेक्टेड कंप्यूटर के मैक एड्रेस मिलेंगे आपको, उसी तरह से मैंने बताया था कंप्यूटर के पास भी एक टेबल होता है जिसको हम आर्क टेबल कहते हैं। और आर्क टेबल के अंदर अगर मुझे आर्क टेबल को चेक करना है कि क्या मेरे कंप्यूटर के आर्क टेबल में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन है या नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ARP-A। लेकिन जो इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है वो ये है कि अभी जो है वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर ने स्टोर नहीं की है अपने आर्क टेबल में। अब आप मुझसे यहाँ पे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये सिस्टम के पास जो आर्क टेबल होता है उस आर्क टेबल में किस तरह की इंफॉर्मेशन होगी। तो आप बताएंगे कि अगर मान लीजिए किसी सोर्स कंप्यूटर को किसी डेस्टिनेशन कंप्यूटर को अगर डेटा फॉरवर्ड करना है तो हमारे सोर्स कंप्यूटर के आर्क टेबल में डेस्टिनेशन कंप्यूटर के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो अभी देखिए फिलहाल है नहीं। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि ये आप पेन लो और इस पेन को मिस्टर राजू को दे दो। अब बताइए, मैंने सिर्फ राजू का नाम बताया लेकिन राजू का पता तो नहीं बताया मैंने, तो आप इस पेन को कैसे पहुंचाएंगे। सेम कंडीशन यहां भी लागू होती है। अगर आप कहते हैं कि ये वाला जो कंप्यूटर है वो डेटा फॉरवर्ड कर दे इस वाले कंप्यूटर को, तो सिर्फ कंप्यूटर के नाम से कुछ नहीं होने वाला है, उसका पता भी मालूम है। पता का मतलब मैक एड्रेस। तो फिलहाल हमारे कंप्यूटर के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन हमारे सोर्स कंप्यूटर के पास नहीं है, इसलिए वो डेटा डिलीवर नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केस में हमने अभी अभी आपको बताया था कि अगर हमारे सोर्स कंप्यूटर के पास किसी भी डेस्टिनेशन कंप्यूटर के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो वो क्या करता है, वो एक स्पेशल टाइप का पैकेट जनरेट करता है जिसको हम कहते हैं आर्प रिक्वेस्ट। तो हमारा ये जो कंप्यूटर है वो आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करने वाला है, और मैंने बताया कि उस आर्प रिक्वेस्ट के अंदर सोर्स आईपी ये लेके जाएगा। तो जो भी हमारे सिस्टम का जो आईपी होगा वो सोर्स आईपी होगा, और यहाँ पे सोर्स मैक एड्रेस लिया जाएगा, सोर्स मैक एड्रेस भी लेके जाएगा। लेकिन डेस्टिनेशन आईपी जो आपका है
डेस्टिनेशन आईपी लेके जाएगा यहाँ से, लेकिन डेस्टिनेशन जो मैक एड्रेस है, डेस्टिनेशन जो मैक एड्रेस है वो उसे पता नहीं है। तो आपने देखा कि सोर्स आईपी में ये जो आईपी लेके जा रहा था 192.168.0.2 था, और डेस्टिनेशन आईपी में आपने देखा कि डेस्टिनेशन आईपी जो था वो 192.168.0.3 था। और मान लीजिए कि इस वाले सिस्टम का मैक एड्रेस तो मुझे देखना पड़ेगा अभी, क्योंकि वो पैकेट वहां तक स्विच तक जा चुका, मैं रोक कर रखा हूं मैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे मैं ये लिख देता हूं, सिस्टम ए मैक एड्रेस, जो भी मैक एड्रेस होगा, क्योंकि एक बार मैंने पैकेट वहां फॉरवर्ड कर दिया है, लेकिन मैंने ये बताया था कि जो सिस्टम ए जो आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा उसके डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में मैंने बताया था FFF होगा। और मैंने ये बताया था कि FFF को क्या कहते हैं, FFF को कहते हैं लेयर 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस। क्योंकि मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या आपके इस सोर्स कंप्यूटर को यह पता है कि डेस्टिनेशन कंप्यूटर जो है वो स्विच के किस इंटरफेस पर अटैच है, तो आपने कहा था नहीं पता है। तो ऐसे केस में जब ये आर्प रिक्वेस्ट सिस्टम ए के द्वारा, ये हमारा सिस्टम ए है, इस सिस्टम ए के द्वारा जनरेट किया जाएगा, तो जब ये सिस्टम ए की तरफ से आर्प रिक्वेस्ट फॉरवर्ड किया जाएगा, और जब वो स्विच जो है जैसे ही वो फ्रेम को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद वो स्विच क्या करने वाला है, इस कंप्यूटर के मैक एड्रेस की जो इंफॉर्मेशन है वो फिलहाल देखिए अभी इसके पास है नहीं, लेकिन जैसे ही ये पहुंचेगा, तो फिलहाल ये पहुंच चुका इस कंप्यूटर से इस वाले स्विच के पास, तो स्विच क्या करेगा, इस वाले सोर्स कंप्यूटर के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन अपने मैक टेबल में स्टोर कर लेगा, और ये भी स्टोर करेगा कि वो मैक एड्रेस स्विच के किस इंटरफेस से लर्न किया है। देखिए आप यहाँ पे ये जो जिस कंप्यूटर को हम सिस्टम ए मान रहे हैं, उसी कंप्यूटर का ये वाला मैक एड्रेस है, और आप देखें ये वाला जो मैक एड्रेस है वो इस वाले इंटरफेस से मैक एड्रेस को लर्न किया गया, मतलब F0/2। तो F0/2 कौन सा इंटरफेस है, ये देखिए ये वाला इंटरफेस है F0/2। तो इस तरह से स्विच ने सोर्स कंप्यूटर के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया है। और अब आप देखिए क्या करने वाला है, अब वो जो है वो FFF करने वाला है, मतलब ब्रॉडकास्ट करने वाला है, क्योंकि उसे उस सोर्स कंप्यूटर को ये थोड़ी पता कि स्विच के किस इंटरफेस पे 192.168.0.3 कनेक्टेड है। तो देखिए अब ये ब्रॉडकास्ट करने वाला है, ये ब्रॉडकास्ट कर दिया इसने। क्यों ब्रॉडकास्ट कर दिया, क्योंकि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में FFF डाला हुआ था। अब क्या होने वाला ब्रदर, कि ये ब्रॉडकास्ट हो जाने के बाद ये दो सिस्टम कह रहे हैं कि मेरे पास जो डेस्टिनेशन आईपी है वो मेरी नहीं है, इसीलिए ये क्रॉस बता रहा है। तो डेस्टिनेशन आईपी किसकी है, इस वाले सिस्टम बी की है। तो डेस्टिनेशन आईपी जो है वो सिस्टम बी की है, और सिस्टम बी क्या करने वाला है, सिस्टम बी जो है आर्प रिप्लाई बनाएगा। तो देखिए ये आर्प रिप्लाई मैं आपको दिखाता हूं। आर्प रिप्लाई के अंदर जो है सोर्स आईपी रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया है। अब सोर्स आईपी सिस्टम बी का है 192.168.0.3, और सोर्स मैक एड्रेस जो है वो सिस्टम ए का है, और जिस कंप्यूटर को आर्प रिप्लाई पहुंचानी है तो टारगेट आईपी हो गया 192.168.0.2, और डेस्टिनेशन जो मैक एड्रेस है वो सिस्टम ए का है। तो जैसे ही ये आर्प रिप्लाई स्विच की तरफ फॉरवर्ड किया जाएगा, जैसे ही ये आर्प रिक्वेस्ट स्विच की तरफ फॉरवर्ड किया जाएगा, तो स्विच क्या करेगा, स्विच जो है उस वाले जैसे ही स्विच के पास वो फ्रेम आएगा, जैसे ही इस सिस्टम की तरफ से पैकेट को फॉरवर्ड किया जाएगा, जैसे ही वो स्विच फ्रेम को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद वो सबसे पहले वो सोर्स को चेक करेगा कि मेरे तरफ कौन आ रहा है। तो मेरे तरफ कौन आ रहा है, ये आ रहा है, इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस क्या है, तो जो भी मैक एड्रेस होगा वो अपने मैक टेबल में स्टोर कर लेगा। तो अब आप देखें दो मैक एड्रेस है, तो अभी जो उसने मैक एड्रेस लर्न किया है वो F0/3 से लर्न किया है। तो जैसे ही ये आर्प रिप्लाई अब हमारे सिस्टम ए की तरफ फॉरवर्ड किया जाएगा, और ये देखिए आर्प रिप्लाई हमारे सिस्टम ए की तरफ फॉरवर्ड कर दिया गया है, और हमारे सिस्टम ए ने अब जो है उस डेस्टिनेशन कंप्यूटर का जो मैक एड्रेस है उसने अपने आर्प टेबल में मेंटेन कर लिया। तो आपके सिस्टम के आर्प टेबल में फिजिकल एड्रेस आ चुका है, जिसको हम मैक एड्रेस कहते हैं, जो 48 बिट का होता है, वो हमारे डेस्टिनेशन कंप्यूटर का होता है। तो ये वो कंडीशन थी जब हमारे सोर्स कंप्यूटर को डेस्टिनेशन कंप्यूटर का मैक एड्रेस ना मालूम हो, तो ऐसे केस में वो सोर्स कंप्यूटर ने आर्प रिक्वेस्ट जनरेट किया था। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं आगे बढ़ता हूं।
अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इस बात को समझने की कोशिश करें। कंडीशन यहाँ पे ये है कि जब आपके इस सोर्स कंप्यूटर को जब डेस्टिनेशन कंप्यूटर का मैक एड्रेस नहीं पता था, बात को समझिएगा, जब आपके सोर्स कंप्यूटर को डेस्टिनेशन कंप्यूटर का मैक एड्रेस नहीं पता था, तो आपके सोर्स कंप्यूटर ने क्या किया? आपके सोर्स कंप्यूटर ने आर्प रिक्वेस्ट फॉरवर्ड किया। तो आर्प रिक्वेस्ट आपने देखा, आर्प रिक्वेस्ट स्विच के सारे इंटरफेस पे भेजा गया सिवाय उसके जिसने आर्प रिक्वेस्ट जनरेट किया था। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपके सिस्टम ए ने जो आर्प रिक्वेस्ट भेजा और स्विच के हर एक इंटरफेस पे चला गया, तो क्या इसको देखते हुए हम ये नहीं कह सकते हैं स्विच हैज वन ब्रॉडकास्ट डोमेन? कह सकते हैं ना। लेकिन क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि आपके सिस्टम ने जब आर्प रिक्वेस्ट फॉरवर्ड किया तो वो स्विच के हर एक इंटरफेस पे क्यों गया? ये मेरा क्वेश्चन है ब्रदर। इसलिए गया, उसके जाने के पीछे क्या रीजन है? अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर लिया जाए। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि स्विच का जो मैक टेबल है क्या वो सोर्स बेस क्रिएट होता है या डेस्टिनेशन बेस क्रिएट होता है, तो क्या बताएंगे आप? तो आप बताएंगे कि स्विच का जो मैक टेबल है वो सोर्स बेस क्रिएट होता है, क्योंकि आपने देखा कि आपके सिस्टम ए की तरफ से आर्प रिक्वेस्ट गया, तो जैसे ही स्विच ने फ्रेम को रिसीव किया तो उसने क्या किया? सोर्स मैक एड्रेस को अपने मैक टेबल में स्टोर किया। तो आपका जो स्विच का जो मैक टेबल है वो सोर्स बेस क्रिएट कर रहा है। दूसरी कंडीशन ये है ब्रदर कि अगर मान लीजिए कि इस कंप्यूटर को, अभी तो आपने देखा एक कंप्यूटर ए ने जब आर्प रिक्वेस्ट भेजा तो स्विच के हर एक इंटरफेस पे चला गया। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि जब आप स्विच के ऊपर शो वीलन कमांड चलाएंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि स्विच के सारे के सारे इंटरफेस, स्विच के सारे के सारे पोर्ट किससे बिलोंग करते हैं? तो वीलन 1 से बिलोंग करते हैं। अब आप सोचिए, सारे के सारे स्विच के सारे पोर्ट जो है अगर एक ही वीलन से बिलोंग करेंगे, एक ही वीलन से बिलोंग करेंगे, तो नेचुरल सी बात है कि अगर किसी एक कंप्यूटर की तरफ से आर्प रिक्वेस्ट भेजा जाएगा तो वो सारे इंटरफेस पे जाएगा ही जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वीलन 1 का मतलब होता है वन ब्रॉडकास्ट डोमेन। वीलन 1 का मतलब होता है वन ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन किया जा सकता है कि जब आपके कंप्यूटर ए ने आर्प रिक्वेस्ट को जनरेट किया और आर्प रिक्वेस्ट को जब स्विच की तरफ फॉरवर्ड किया गया तो वो सारे इंटरफेस पे क्यों गया? वो इस वजह से गया क्योंकि स्विच के सारे इंटरफेस वीलन 1 से बिलोंग करते हैं, या यूं कहें कि सब जो है सारे इंटरफेस एक ही डोमेन के अंदर है, या यूं कहें कि स्विच के सारे इंटरफेस वीलन 1 के अंदर है। तो वीलन 1 का मतलब होता है वन ब्रॉडकास्ट डोमेन। होप यू अंडरस्टैंड। अब यहां पे एक और कंडीशन क्या है ब्रदर? अब जो मेरा बॉस क्या कहता है? अभी देखिए सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो मैं सारे सिस्टम से कम्युनिकेशन करके दिखा देता हूं आपको। मैं 192.168.0.3 से भी कम्युनिकेशन कर पा रहा हूं और मैं 4 से भी कम्युनिकेशन कर पा रहा हूं और मैं 5 से भी कम्युनिकेशन कर पा रहा हूं। तो मेरे सारे कंप्यूटर जो है मेरे कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक दूसरे से। और अगर मान लीजिए ऐसे कंडीशन में मैं अगर आर्प टेबल चेक करूं सिस्टम ए की, तो अब देखिए सिस्टम ए के आर्प टेबल में सिर्फ एक ही फिजिकल एड्रेस नहीं है, अब हमारे पास मल्टीपल फिजिकल एड्रेस आ चुके हैं क्योंकि हमने मल्टीपल डिवाइसेस से कम्युनिकेशन किया था। तो इसका मतलब ये हो गया किसी भी कंप्यूटर को कम्युनिकेशन किसी भी डेस्टिनेशन से करना है तो उसका मैक एड्रेस आपको मालूम वही होना चाहिए, नहीं मालूम हो तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। देखिए अब क्या कंडीशन है? आफ्टर मेंटेनिंग मैक टेबल एंड आर्प टेबल, सिस्टम ए विल सेंड यूनिकास्ट पैकेट। पहले क्या हुआ था? पहले उसने ब्रॉडकास्ट किया था। पहले जब हमारे सिस्टम ए के पास आर्प टेबल में किसी भी तरह की एंट्री नहीं थी, उसने ब्रॉडकास्ट किया था।
लेकिन अब अगर मान लीजिए सिस्टम ए अगर डेटा भेजेगा बी को, तो सिर्फ बी को ही भेजेगा। क्यों भेजेगा? क्योंकि ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। लेकिन यहां पे एक और क्वेश्चन है, यहां पे एक और क्वेश्चन ये है कि जब कंप्यूटर ए डेटा भेजता है सिस्टम बी को, मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि जब सिस्टम ए सिस्टम बी को जब डेटा भेजेगा तो ये किस तरह की इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा। तो देखिए ये आईपी हेडर भी इसने ऐड कर लिया है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में आईपी हेडर के बारे में बताया था, इसीलिए मैंने कहा कि जो बच्चे फ्रेश ज्वाइन किए हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल आएगी। तो मैंने सारे हेडर के बारे में डिस्कशन किया है। आईपी हेडर के अंदर आपको क्या दिख रहा है? सोर्स कंप्यूटर की आईपी दिख रही है और डेस्टिनेशन कंप्यूटर की आईपी दिख रही है, और आपका जो लेयर 2 हेडर है उसमें सोर्स कंप्यूटर का मैक एड्रेस है और डेस्टिनेशन कंप्यूटर का मैक एड्रेस। मतलब ये हो गया, मेरी बात को समझिएगा, मतलब ये हो गया कि जब आपके इस कंप्यूटर ने डेटा भेजा, जब आपके इस कंप्यूटर ने डेटा भेजा तो डेटा के ऊपर इसने क्या लगा दिया? डेटा के ऊपर इसने आईपी हेडर लगा दिया। डेटा के ऊपर इसने आईपी हेडर लगा दिया, और आईपी हेडर के ऊपर इसने क्या लगा दिया? आईपी हेडर के ऊपर इसने ईथरनेट हेडर लगा दिया, जिसको हम कहते हैं लेयर 2 हेडर, जिसके अंदर सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वाला डेटा इस कंप्यूटर की तरफ से फॉरवर्ड किया जाएगा तो डेटा के ऊपर आईपी हेडर भी लगाया जा रहा है और ईथरनेट हेडर भी लगाया जा रहा है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ये वाला कंप्यूटर इस वाले कंप्यूटर को डेटा भेजेगा तो सबसे पहले वो डेटा कहां जाएगा? स्विच के पास जाएगा। तो देखिए ये गया स्विच के पास। लेकिन सवाल ये उठता है कि स्विच क्या करने वाला है? क्या स्विच आईपी हेडर को खोलेगा? क्या स्विच जो है आईपी हेडर को खोल के चेक करेगा, या आपके ईथरनेट हेडर को खोलेगा जिसके अंदर सोर्स एंड डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस है? तो यहां पे आप कहेंगे कि क्योंकि ये जो स्विच आपकी है वो लेयर 2 स्विच है, तो वो आईपी हेडर को नहीं खोलेगा, वो ईथरनेट हेडर खोलेगा। अच्छा, ईथरनेट हेडर को खोल के क्या चेक करेगा? ईथरनेट हेडर में किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी? तो आप कहेंगे कि ईथरनेट हेडर के अंदर सोर्स कंप्यूटर के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन होगी और डेस्टिनेशन कंप्यूटर के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन होगी। तो इसका मतलब ये हो गया, ऋषिराज अपना वीडियो, तो मैं ये कह रहा था कि सोर्स एंड डेस्टिनेशन जो मैक एड्रेस है वो आपको मिलेगा ईथरनेट हेडर के अंदर। तो स्विच क्या करेगा? ईथरनेट हेडर को खोलेगा। अच्छा, ईथरनेट हेडर में क्या चेक करेगा? ईथरनेट हेडर में वो चेक करेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को। अब हमारे स्विच के पास हमें ये चेक करना है कि डेस्टिनेशन, इस वाले कंप्यूटर का जो मैक एड्रेस है वो जब इस वाले कंप्यूटर को फॉरवर्ड किया जाएगा तो इस वाले कंप्यूटर का मैक एड्रेस क्या है? अब जरा देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 699E 6699E कौन से इंटरफेस पर अटैच है? F0/3 पर अटैच है। तो स्विच ने क्या किया? अपने मैक टेबल में चेक किया कि भाई क्या ये जो डेस्टिनेशन है, स्विच ने अपने मैक टेबल में चेक किया कि ये जो डेस्टिनेशन का जो मैक एड्रेस है वो किस इंटरफेस पर लगा हुआ है। तो उसे पता चला कि डेस्टिनेशन जो मैक एड्रेस है वो इस वाले इंटरफेस पे है, तो आपका डेटा जो है वो डायरेक्टली वो फॉरवर्ड कर देगा। तो यहां पे जो कम्युनिकेशन हुआ है, ये देखिए डायरेक्टली कम्युनिकेशन हुआ, तो ये 1-to-1 कम्युनिकेशन हुआ, इसका मतलब यूनिकास्ट कम्युनिकेशन हो रहा है। तो मैं यही प्रूव करना चाह रहा था कि आफ्टर मेंटेनिंग मैक टेबल एंड आर्क टेबल इट विल सेंड यूनिकास्ट पैकेट। तो ये यूनिकास्ट कम्युनिकेशन आपका फिलहाल यहाँ पे हो रहा है। तो मैंने कई सारे टॉपिक डिस्कशन किए यहाँ पे। अब मैं ये कह रहा, जी बोले। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। फतेह सर, अभी आप बता रहे थे ये आर्क टेबल जो सिस्टम में क्रिएट होगा जब भी ये स्विच में नहीं होगा, स्विच को पता नहीं होगा कि कौन सा सिस्टम का क्या मैक एड्रेस है। जब ARP क्रिएट होता है सिस्टम में, तो जब कम्युनिकेट होता है एक सिस्टम से और एक सिस्टम को, जब कम्युनिकेट होता है तभी वो पर्टिकुलर वो सिस्टम में ARP क्रिएट होगा, या अनटिल एंड अनलेस हम नहीं कम्युनिकेट करेंगे तो नहीं होगा? कैसा? देखिए, ARP रिक्वेस्ट तब जनरेट होता है
जब किसी सोर्स कंप्यूटर के पास किसी डेस्टिनेशन कंप्यूटर के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन नहीं होती, तब होता है। बात समझ में आ गया? अगर किसी सोर्स जी कंप्यूटर सर। को डेस्टिनेशन कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना है और अगर डेस्टिनेशन कंप्यूटर के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन सोर्स कंप्यूटर के पास नहीं है, ऐसे केस में आरप रिक्वेस्ट जनरेट किया जाता है। होप यू अंडरस्टैंड। जी सर, जी सर, अब समझ आगे गया बढ़ता हूं सर, मैं। थैंक यू। तो ये जो है ये क्वेश्चन ये कह रही हैं कि कर रहे हैं, कह रही हैं जो भी हैं। तो अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि अगर जिस तरह से सिस्टम ए और बी के बीच में कम्युनिकेशन हुआ, अगर यही कम्युनिकेशन जो है, और इस वक्त जो जब सिस्टम ए और बी के बीच में कम्युनिकेशन हुआ तो आपके सिस्टम ए ने जो है आरप रिक्वेस्ट जनरेट किया। आरप रिक्वेस्ट जो ब्रॉडकास्ट हुआ था, उसके बाद सब कुछ मेंटेन हो जाने के बाद ये दोनों सिस्टम जो है वो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन करने लगे। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन ये आया था कि अगर मान लीजिए यही सिचुएशन सिस्टम ए और इस लास्ट वाले कंप्यूटर के बीच में हो तो क्या होगा? वो वही होगा जो पहली बार इन दोनों के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी का फोन आ रहा है क्या? देना तो है, अब रख दो, चार्ज लगा दो, दो बात नहीं है। तो अब देखिए ये सारे के सारे कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं और सारे के सारे जो आईपी हैं वो सिर्फ इसी नेटवर्क से बिलोंग करते हैं, दैट इज 192.168.0.0, और यहाँ पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाद में मेरे बॉस ने मुझसे ये कहा था कुछ ऐसा कर दो कि ये दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन करने लगे और ये दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन करने लगे। तो मैंने उसके लिए क्या कहा? मैंने उसके लिए ये किया कि इन दोनों कंप्यूटर में जो मैंने आईपी कॉन्फ़िगर किया है वो है 192.168.0.0 और इन दो कंप्यूटर में जो मैं आईपी कॉन्फ़िगर करने वाला हूं वो मैं दूसरे नेटवर्क का यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दूंगा। तो फिलहाल जो है मैं वो करने जा रहा हूँ। इस वाले कंप्यूटर में जो आईपी डालूंगा मैं डालूंगा 1.2 और इस वाले कंप्यूटर में जो मैं आईपी कॉन्फ़िगर करूंगा वो मैं कॉन्फ़िगर करूंगा 1.3। इसका मतलब यह हो गया कि इन दोनों कंप्यूटर में जो मैंने आईपी कॉन्फ़िगर किया है वो 192.168.0.0 और इन दो कंप्यूटर में जो मैंने आईपी कॉन्फ़िगर किया है वो 192.168.1.0। तो अब क्या होने वाला है? अब अगर जो मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि कुछ ऐसा कर दो कि सिर्फ ये दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन करें, अगर ये दो कंप्यूटर आपस में इन दोनों से कम्युनिकेशन करना चाहे तो नहीं कर सके, तो मैंने दोनों में अलग अलग नेटवर्क आईपी डाल दिया। तो अब होने क्या वाला है कि अगर ये दोनों कंप्यूटर अगर चाहेगा भी इन दोनों से कम्युनिकेशन करना तो नहीं कर पाएगा। तो मैंने जो है अपने बॉस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब देखिए इस वाले कंप्यूटर की आईपी क्या है? इस कंप्यूटर की आईपी 1.2 है। तो मैं इस वाले कंप्यूटर पे जा रहा हूं, इस वाले कंप्यूटर पे जा रहा हूं, इस वाले कंप्यूटर पे जा रहा हूं और इस वाले कंप्यूटर पे जाने के बाद मैं लिखूंगा पिंग 192.168.1.2 और देखिए ये कम्युनिकेशन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अलग अलग नेटवर्क है। तो मैंने अपने बॉस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। लेकिन इस बात को समझें, ठीक है आपने अलग अलग नेटवर्क का आईपी तो जरूर कॉन्फ़िगर कर दिया है, लेकिन अगर इस कंप्यूटर की तरफ से आरप रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया जाएगा तो वो आरप रिक्वेस्ट स्विच के हर एक इंटरफेस पे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि सारे के सारे इंटरफेस एक ही वीलैन से बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अलग अलग नेटवर्क का तो डाल दिया है, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर जो बैकग्राउंड के अंदर जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है उसको तो नहीं रोक पा रहे आप। अब इस बात को एक चीज और समझें कि जब हमारे कंप्यूटर ए के तरफ से कोई ब्रॉडकास्ट पैकेट आता है स्विच के पास, तो स्विच जब फ्रेम को जब रिसीव करता है तो स्विच क्या करता है? स्विच क्या करता है कि हर एक इंटरफेस पे उसको फॉरवर्ड करता है। तो हर एक इंटरफेस पे फॉरवर्ड करने के दौरान उस स्विच का सीपीयू और मेमोरी बैंडविड्थ यूटिलाइज होता है। तो भाई जब कोई ऐसा पैकेट आ रहा है, ऐसा कोई फ्रेम आ रहा है स्विच के पास जो ब्रॉडकास्ट होने वाला है, तो उस स्विच का सीपीयू और मेमोरी यूटिलाइज होगा, तो हमारे जो ओरिजिनल ट्रैफिक उसके ऊपर इंपैक्ट तो होगा ही होगा। चलिए ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि जो हमारे बॉस ने किया था, मैंने अलग अलग नेटवर्क का जो ऑप्शन दिया है, लेकिन वो बहुत यूजफुल नहीं है। लेकिन ब्रदर जरा इस बात को समझें
अगर मेरे पास मल्टीपल स्विच कनेक्टेड है एक दूसरे से, ये मेरे पास मल्टीपल स्विचेस है, ये स्विच हमारे पास जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और मान लीजिए कि हर एक स्विच में आपको तो पता ही है कि हर एक स्विच में VLAN 1 होता है, तो इसमें भी VLAN 1 है, मैंने आपको दिखाया भी अभी है, इसमें भी VLAN 1 है, इस वाले स्विच के अंदर भी VLAN 1 है, इस वाले स्विच के अंदर भी VLAN 1 है, इस वाले स्विच, हर एक स्विच में डिफॉल्ट तो VLAN 1 तो होता ही होता है। तो सारे जो स्विच हैं सबों के अंदर VLAN 1 है, सब सारे स्विच के अंदर। अगर सारे स्विच के अंदर VLAN 1 है और हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि सारे स्विच से लगभग 100 यूजर्स कनेक्टेड हैं, इस स्विच से भी लगभग 100 यूजर कनेक्टेड हैं, और इस स्विच से भी 100 यूजर कनेक्टेड हैं, और इस स्विच से भी 100 यूजर कनेक्टेड हैं। तो अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि सारे स्विच से अगर 100 यूजर कनेक्टेड हैं और सारे स्विच जो है, आयुष कुछ प्रॉब्लम है क्या? आयुष राणा? नहीं सर, वो मैसेज आया था ना इनका, कह रहे हैं अब हंस रहे थे तो मैंने पूछा क्या हो गया सर। अच्छा ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि सारे स्विच जो हैं, सारे स्विच एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और सारे स्विच के अंदर डिफॉल्ट VLAN 1 है, और हम ये अज्यूम करते हैं कि हर एक स्विच से 100 कंप्यूटर कनेक्टेड है। तो देखिए, अगर ऐसा है कि सारे स्विच से 100 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, तो अब क्या होने वाला है? अब ये होने वाला है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा ब्रॉडकास्ट डोमेन, या यूं कहें, अगर सारे स्विच के VLAN 1 को मिला दें, भाई सारे स्विच एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो सारे स्विच के अगर VLAN को आप मिला दें तो मेरे पास अब बहुत बड़ा VLAN हो गया है। तो अगर VLAN 1 हो गया है, जो VLAN 1 बहुत बड़ा आपने बना दिया है, और इस VLAN 1 के अंदर लगभग 400 कंप्यूटर कनेक्टेड है, 400 इंटरफेस है। अब मेरी बात को गौर से सुनिए, अगर मेरे पास अब VLAN काफी बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा ब्रॉडकास्ट डोमेन हो चुका है, जिसमें अब 400 इंटरफेस है, अगर उन 400 इंटरफेस में से 40 से 50 कंप्यूटर ने अगर ARP रिक्वेस्ट भेज दिया, तो इस बात को सोचिए कि 40 से 50 ARP रिक्वेस्ट जब स्विच के पास आएगा, तो स्विच का CPU और जब मेमोरी यूटिलाइज होगा, तो हमारी ओरिजिनल ट्रैफिक के ऊपर कितना बड़ा इंपैक्ट होगा, इस बात को सोचिए। तो अब कंडीशन ये है कि जो रियल इन्वायरमेंट में ऐसा नहीं होता है। रियल इन्वायरमेंट में बेहतर ऑप्शन ये होता है कि जो डिफॉल्ट हमारे स्विच के अंदर एक VLAN है, तो हम क्या करते हैं, VLAN जो है हम अपने स्विच में और बना देते हैं। तो चलिए हम क्या करने वाले हैं, हम जो है इस वाले स्विच में एक VLAN बनाएंगे VLAN 10 के नाम से, और वहां पे इन दो इंटरफेस को VLAN 10 में डाल देंगे, और इन दो इंटरफेस को, जो थोड़ा सा आवाज कम कीजिए, इन दो इंटरफेस को VLAN 20 में कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो अगर मान लीजिए कि हम इन दो इंटरफेस को हम अगर VLAN 10 में डाल देते हैं और इन दो इंटरफेस को VLAN 20 में डाल देते हैं, तो अगर अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि आपने स्विच के इंटरफेस को VLAN वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो क्या होने वाला है कि अब अगर कंप्यूटर ए की तरफ से ARP रिक्वेस्ट आएगा, तो सिर्फ स्विच के उन्हीं इंटरफेस पे जाएगा जिससे वो VLAN बिलोंग करते हैं। तो अगर ये वाला कंप्यूटर VLAN 10 का मेंबर है, तो वो जो ब्रॉडकास्टिंग होने वाली है वो VLAN 10 ही तक रहेगी। तो अब आपको मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि VLAN बनाने का मतलब होता है ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करना। तो चलिए VLAN बनाते हैं। ये वाला इंटरफेस कौन सा है? ये वाला इंटरफेस पोर्ट नंबर 2 है, और ये वाला इंटरफेस पोर्ट नंबर 3 है। तो चलिए मैं ऐसा करता हूं कि स्विच की कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जा रहा हूं, और सबसे पहले मुझे क्या करना, VLAN बनाना है।
तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने के बाद मुझे लिखना होगा VLAN 10 और VLAN 10 और फिर मुझे देखना होगा कि ये जो VLAN हम बना रहे हैं वो किस डिपार्टमेंट के लिए बना रहे हैं। तो मुझे जो बनाना है वो VLAN 10 जो है एडमिन के लिए बनाना है और मैं एक और VLAN बना रहा हूँ VLAN 20 के नाम से और जिसका नाम रख रहा हूँ मैं सेल्स के नाम से। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने डिपार्टमेंट होंगे उतने VLAN बनेंगे। तो अब कंडीशन ये है कि VLAN तो हमने बना लिया है, VLAN तो हमने बना लिया है, बट स्टिल द पोर्ट इज इन VLAN 1। आप देखिए और से ये स्विच के सारे जो इंटरफेस है अभी भी ये VLAN 1 के अंदर, देखिए गौर से, मतलब आपने ये जो VLAN 10 बनाया है तो VLAN 10 के अंदर अभी भी कोई भी इंटरफेस नहीं है, सिर्फ VLAN 10 बनाया है। और देखिए VLAN 20 भी है, मतलब आपने VLAN तो बनाया है बट पोर्ट असाइन नहीं किया है। तो मैंने VLAN बना लिया है, तो अब हम क्या करने वाले, इन दोनों इंटरफेस को, इन दोनों पोर्ट को VLAN 10 को असाइन करने वाले हैं। तो कैसे असाइन करेंगे, तो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाऊंगा और मैं यहाँ लिखूंगा INT रेंज, या आप शॉर्टकट लिखिए RA लिखिए, अब यह पूरा लिख दिए, बात बराबर है। और पोर्ट नंबर 2 और 3 मैं एक ही बार में दो इंटरफेस में जा रहा हूँ और वहां जाके मैं लिखूंगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, क्यों लिखते हैं बाद में समझाते हैं, और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। तो हमने स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 का मतलब है कि हम इन दो इंटरफेस को, जो पोर्ट नंबर 2 और 3 है, वो VLAN 10 का मेंबर बना रहे हैं। इसी तरह से हम जो है दो इंटरफेस में, जो रिमेनिंग दो इंटरफेस है उसमें जाएंगे 0/1, F0/4। तो मैं एक टाइम में पोर्ट नंबर 1 और 4 दोनों के अंदर जा रहा हूं और यहाँ पे दोनों इंटरफेस पे जाने के बाद मैं लिखूंगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। तो अब हम देखें, ऐसा करने के बाद जो है मुझे ये देखना होगा कि कौन सा इंटरफेस किस VLAN में है। मैंने यहाँ लिखा शो VLAN। तो VLAN के बाद मुझे दिख रहा है कि VLAN 10 जो है, इस VLAN 10 के अंदर ये दो इंटरफेस आ चुके हैं, पोर्ट नंबर 2 और 3, और VLAN 20 के अंदर जो है वो पोर्ट नंबर 1 और 4 है, ये दो इंटरफेस है। तो फिलहाल जो है हमने अभी जानकारी ली है कि VLAN बनाने से फायदा क्या होता है। VLAN बनाने से जो है वो हम ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करते हैं और हम हमारे नेटवर्क में अगर हमें कम्युनिकेशन जरा स्मूथ करना है तो हमें मल्टीपल VLAN बनाना होगा और जिस डिपार्टमेंट के यूजर होंगे उसी डिपार्टमेंट के ग्रुप से उसको हम जोड़ेंगे। तो चलिए, हम VLAN क्यों बनाते हैं उसका एडवांटेज तो हमने देख लिया है। शहाब अहमद, नए लोग आ रहे हैं और ठीक है। तो अभी तक जो है हमने VLAN क्यों बनाते हैं उसका हमने एडवांटेज देखा है। अब देखिए, अब कंडीशन कुछ और होती है। यहाँ पे कंडीशन कुछ और क्या होती है कि अब मेरे पास जो है एक से ज्यादा, अब मेरे पास क्या कंडीशन है ब्रदर कि मेरे पास अब एक से ज्यादा स्विच है। अगर मेरे पास एक से ज्यादा स्विच है तो अभी तो हमने देखा कि VLAN बनाते क्यों बनाते वो हमने देख लिया, लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि मेरे पास अगर एक से ज्यादा स्विच है तो क्या कंडीशन होगी, क्या हर एक स्विच में मैं ज्यादा के VLAN बनाऊंगा। और उससे पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट को देखूंगा कि देखिए स्विच के तरफ जो है ना, स्विच के दो इंटरफेस आपको दिख रहे हैं। एक वो इंटरफेस जो कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहा है और एक वो इंटरफेस जो दूसरे स्विच को कनेक्ट कर रहा है। तो आप बात तो समझिएगा। तो स्विच का वो इंटरफेस जो कंप्यूटर को कनेक्ट करे या किसी प्रिंटर को कनेक्ट करे, उस पोर्ट को हमें एक्सेस पोर्ट बनाना होता है। मेरी बात को समझिएगा। स्विच का वो पोर्ट जो कंप्यूटर को कनेक्ट करता हो, प्रिंटर को कनेक्ट करता हो, वो एक्सेस पोर्ट बनेगा। और स्विच का वो पोर्ट जो दूसरे स्विच को कनेक्ट करेगा उसको हम ट्रंक बोलते हैं, वो ट्रंक बनता है। अब जरा ट्रंक को समझाने का मतलब ये है ब्रदर, ट्रंक को समझाने का मतलब ये है कि मान ले, क्योंकि हमने अभी तक VLAN बनाना आपको बता दिया है, मान ले कि ये वाला जो कंप्यूटर है वो VLAN 10 का मेंबर है और ये वाला कंप्यूटर जो है वो VLAN 20 का मेंबर है
और ये वाला जो कंप्यूटर है वो VLAN 10 का नंबर है, और ये वाला जो कंप्यूटर है वो VLAN 20 का नंबर है। अब कंडीशन क्या होगा यहाँ पे, बात को समझिए कि अगर कंप्यूटर, ये वाला जो कंप्यूटर है जो VLAN 10 से बिलोंग करता है, अगर वो चाहे दूसरे स्विच के VLAN 10 के कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करे तो ट्रैफिक कैसे जाएगी? ट्रैफिक तो इसी इंटरफेस पे जाएगी ना। और अगर VLAN 20 का ये वाला कंप्यूटर दूसरे स्विच के VLAN 20 के कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करेगा तो उसका ट्रैफिक कैसे जाएगी? इसी इंटरफेस से जाएगी ना। इसका मतलब ये हो गया, जिस इंटरफेस को आप ट्रंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो ऐसा इंटरफेस है जो मल्टीपल VLAN की ट्रैफिक को पास करता है। तो मैंने आपको समझा दिया कि स्विच का वो पोर्ट जिसे आप एक्सेस पोर्ट बनाओगे, वो एक्सेस पोर्ट विल कैरी ओनली सिंगल VLAN ट्रैफिक। लेकिन जिस इंटरफेस को आप अपलिंक कह रहे हो, जिसको आप ट्रंक कह रहे हो, दैट विल कैरी मल्टीपल VLAN ट्रैफिक। तो हम आगे जरा ट्रंक के बारे में देखते हैं। मैंने आपको समझा दिया है ट्रंक पोर्ट और एक्सेस पोर्ट के बारे में। तो फतेह सर, जी बोले। एक कंफ्यूजन है। थोड़ा तेज बोलिए। ट्रंक और टनल दोनों डिफरेंट है सर? देखिए, टनल का मतलब हो गया कि आप जो है VPN की बात कर रहे हो। जी सर। टनल का मतलब हो गया VPN। हम तो यहाँ सर, VPN नहीं कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ना। VPN का मतलब होता है, ये दोनों डिफरेंट है ना सर? बिल्कुल दो डिफरेंट चीजें हैं। ओके सर। तो मैंने यहाँ पे कहा कि अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर मुझसे कोई पूछता है कि जिस इंटरफेस को हम ट्रंक बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मैं इस पोर्ट की बात कर रहा था, इसको ट्रंक बनाना होगा, और मैं आपको बता दूं कि हर एक स्विच में मैंने यहाँ पे पोर्ट नंबर 1 से जरूर कनेक्ट कर दिया है, लेकिन जरा आप स्विच को देखिए, मैं यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस बिफ में कमांड चलाता हूं तो देखता हूं कि कितने इंटरफेस है देखता हूं। देखिए, ये वाला जो इंटरफेस है, पहला पोर्ट वो फास्ट इथरनेट 0/1, फास्ट इथरनेट 0/2, ये सारे फास्ट इथरनेट हैं। ये देख रहे हैं आप, सारे फास्ट इथरनेट पोर्ट हैं। लेकिन देखिए, इसके पास 2 पोर्ट है जो गीगा इथरनेट है। तो बेसिकली मेरे कहने का मकसद ये है कि हर एक स्विच के पास फास्ट इथरनेट के अलावा, फास्ट इथरनेट पे आपके कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, लेकिन जब आप 2 स्विच के बीच में ट्रंक जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो फास्ट इथरनेट नहीं, गीगा इथरनेट का इस्तेमाल करना होता है। तो इसलिए 2 पोर्ट आपको स्पेशली इस स्विच में दिए गए हैं जिसके ऊपर आप ट्रंक कॉन्फ़िगर करें। भले मैंने ना कनेक्ट किया हो, एक अलग सी बात है, लेकिन ये 2 पोर्ट स्पेशली गीगा इथरनेट जो पोर्ट है वो ट्रंक के लिए ही आपको दिए गए हैं। और सर राउटर टू राउटर वहां पे भी सेम गीगा? राउटर टू राउटर जो ओल्ड इंटरफेस था, आपने देखा था कि ओल्ड इंटरफेस सीरियल पोर्ट चलता था, अभी गीगा इथरनेट चलता है। कहीं पे जो है ना ऑक्सिलरी का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर मॉडेम से कनेक्शन आ रहा है तो फिर ऑक्सिलरी पे कनेक्ट करते हैं। वो डिपेंड करता है सिनेरियो ऊपर, कौन सा सर्विस ठीक है आपको सर, देना। ठीक। जी। तो अब मैं ये कह रहा था कि जिस इंटरफेस को आप ट्रंक बनाने जा रहे हो, ट्रंक की कोई रिक्वायरमेंट होती है क्या? तो जिस इंटरफेस को आप ट्रंक बनाने जा रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि दोनों इंटरफेस की स्पीड सेम होनी चाहिए और डुप्लेक्स सेम होना चाहिए और प्रोटोकॉल सेम होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाला इंटरफेस 1 गिग का है तो ये वाला भी 1 गिग का होगा। अगर ये फास्ट इथरनेट है तो ये फास्ट इथरनेट होगा। डुप्लेक्स मतलब अगर ये वाला इंटरफेस फुल डुप्लेक्स में है तो ये वाला इंटरफेस भी फुल डुप्लेक्स में होगा। ये देखिए, फुल डुप्लेक्स यहाँ लिखा हुआ है।
तो मैं यही कह रहा था कि अगर आपका एक इंटरफेस जो है अगर वो फुल डुप्लेक्स में है तो दूसरा वाला भी फुल डुप्लेक्स में होगा, तभी ट्रंक की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे इनकैप्सुलेशन, कल ही हमने जिक्र किया था कि यहाँ पे इनकैप्सुलेशन, मैं अभी आगे देखूंगा, इनकैप्सुलेशन 2 प्रोटोकॉल यहाँ यूज करते हैं। तो इनकैप्सुलेशन के लिए यहाँ जो 2 प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं वो है ISL और .1Q। ये 2 प्रोटोकॉल है जो यहाँ पे यूज किए जाएंगे प्रोटोकॉल। लेकिन कंडीशन ब्रदर क्या है? कंडीशन ये है कि ट्रंक ये कह रहा है कि अगर आपने एक स्विच पे ISL चला रखा है तो दूसरे स्विच पे भी ISL ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक पे ISL और दूसरे पे .1Q चला दें, तो यहाँ पे ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, दोनों पे एक ही प्रोटोकॉल। तो ये ट्रंक की रिक्वायरमेंट है। तो आप यहाँ पे देखें, ट्रंक के बारे में थोड़ा कुछ डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। ये ट्रंक के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, VLAN के बारे में ये है थोड़ा। ये वाला जो PDF है CCNP लेवल का है, समझिए। तो देखिए ट्रंक के ऊपर जब डेटा भेजा जा रहा है तो उसके जब भी कोई भी VLAN का कंप्यूटर जब डेटा को फॉरवर्ड करता है ट्रंक के ऊपर, तो कई सारी इंफॉर्मेशन ऐड करता है। मतलब किस VLAN का कौन से VLAN का डेटा किस VLAN के लिए जा रहा है, मतलब यहाँ पे इनकैप्सुलेशन होके ही ट्रंक के ऊपर भेजा जाता है। इनकैप्सुलेशन सर मैं मिल सकता है पढ़ने के लिए, मतलब PDF? मैं अभी याद दिलाना, लास्ट में मैं ग्रुप में शेयर में भेज दूंगा। ओके, बट अभी याद दिलाना तभी भेजूंगा, नहीं तो फिर वो। श्योर सर, श्योर। लेकिन यहाँ पे जो ट्रंक जो प्रोटोकॉल है, मैंने बताया ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, मतलब ट्रंकिंग का मतलब इनकैप्सुलेशन के लिए जो प्रोटोकॉल आप यूज करोगे वो आपका 2 प्रोटोकॉल यूज करते हैं, ISL इंटर स्विच लिंक, और आपका एक प्रोटोकॉल आपका .1Q है। तो ISL और .1Q ये 2 प्रोटोकॉल आपको यूज करने को दिए गए हैं इनकैप्सुलेशन करने के लिए। तो मतलब जब भी आपका जो डेटा है, मैं यहाँ डायग्राम में समझा दूं आपको। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये आपका कंप्यूटर जो VLAN 10 में है, अगर ये VLAN 20 के लिए अगर डेटा फॉरवर्ड करना चाहेगा, तो जब भी वो जब डेटा ट्रंक के ऊपर आता है तो इनकैप्सुलेशन जो प्रोटोकॉल जो मैंने अभी आपको बताया कि ISL और .1Q, तो वो इनकैप्सुलेट करता है। मतलब ये इंफॉर्मेशन जो है वो सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस और सोर्स VLAN, डेस्टिनेशन VLAN, मतलब सभी चीजों को ऐड करके ट्रंक के ऊपर फॉरवर्ड करता है। तो कई सारी जो चीजें जो ऐड करने का काम करता है इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे लेकिन मैं आपको बता दूं कि ISL जो है, ISL के साथ प्रॉब्लम क्या था, क्योंकि ISL आज की जो सिस्को की जो स्विच है ना, आज की जो सिस्को की स्विच है ना, वो भी ISL को सपोर्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि देखिए जब इनकैप्सुलेशन करता है ISL तो 26 बाइट का हेडर ऐड करता है। अब इस 26 बाइट के हेडर में आपने देखा बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो अभी मैं आपको समझाऊंगा तो नहीं समझ में आएगा। VLAN की इंफॉर्मेशन है, BPDU है, BPDU अभी बताऊंगा तो नहीं समझ में आएगा आपको। तो मतलब ये है कि 26 जब भी डेटा को फॉरवर्ड किया जाता है ISL के द्वारा, इनकैप्सुलेशन किया जाता है, तो 26 बाइट की इंफॉर्मेशन को वो ऐड करता है एज ए हेडर और 4 बाइट की इंफॉर्मेशन को ऐड करता है एज ए ट्रेलर। तो 4 बाइट क्या है? 4 बाइट जो है अगर क्योंकि आपने अगर OSI मॉडल पढ़ा होगा तो मैंने उस दौरान ये बताया था कि जब डेटा लिंक लेयर के ऊपर जब डेटा फॉरवर्ड किया जाता है तो भेजने से पहले सोर्स एंड डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस ऐड किया जाता है और साथ में CRC एल्गोरिथम चलाया जाता है भेजने से पहले फॉर द सिक्योरिटी रीजन। तो यहाँ पे ये 4 बाइट का CRC एल्गोरिथम है। तो आप इस बात को सोचे कि जब ट्रंक के ऊपर जब कोई भी कंप्यूटर डेटा भेजता है तो ट्रंक के ऊपर 30 बाइट की इंफॉर्मेशन ऐड करता है। देखिए यहाँ पे आप देखें ना, यहाँ पे 26 बाइट का हेडर ऐड हो रहा है और 6 बाइट का जो है वो टेलर ऐड का। तो मतलब 30 बाइट की इंफॉर्मेशन ऐड करना, रिमूव करना, ऐड करना, रिमूव, काफी टाइम टेकिंग है। तो ये जो केस है इनकैप्सुलेशन की वजह से हमारा नेटवर्क का प्रोसेस बहुत स्लो हो रहा था। ऐसे केस में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया .1Q प्रोटोकॉल। क्योंकि .1Q के साथ क्या है कि .1Q जब डेटा को फॉरवर्ड करता है तो सिर्फ 4 बाइट की, ISL जो है वो 30 बाइट की इंफॉर्मेशन को ऐड कराता है इनकैप्सुलेशन के दौरान। लेकिन जो .1Q प्रोटोकॉल हमारा है वो सिर्फ 4 बाइट की इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड करता है भेजने से पहले। तो यहाँ पे देखिए ये जो टैग करता है वो
ये दोनों टैगिंग प्रोटोकॉल है। ये यहाँ पे लिखा हुआ कि 4 बाइट की इंफॉर्मेशन जो है ऐड करता है यहाँ पे। तो दूसरी कंडीशन यहाँ पे ब्रदर ये है कि अगर मुझसे कोई कहता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि डिफॉल्ट जो हमारा है, डिफॉल्ट जो हमारे स्विच में जो वीलैन बना होता है उसको बोलते हैं वीलैन 1, और आपको मालूम होना चाहिए कि वीलैन 1 को हम नेटिव वीलैन बोलते हैं। वीलैन 1 को नेटिव वीलैन बोलते हैं। तो अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि नेटिव वीलैन हम क्यों बोलते हैं? नेटिव वीलन का मतलब ये होता है कि वीलन 1 का अगर कोई कंप्यूटर अगर वीलन 1 में है, अगर उसका डेटा ट्रंक के ऊपर आता है और अगर आपने स्विच में .1q प्रोटोकॉल चला रखा है तो ट्रंक के ऊपर टैग नहीं किया जाएगा। देखिए यहाँ लिखा भी है वीलन 1 अनटैग ट्रैफिक नेटिव वीलन। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने स्विच में जो .1q कॉन्फ़िगर कर रखा है, जो टैगिंग प्रोटोकॉल आपने .1q कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो .1q कॉन्फ़िगर अगर होगा और अगर कोई वीलन 1 का कोई कंप्यूटर का डेटा भेजता है ट्रंक के ऊपर, तो उसका डेटा जो टैग होके नहीं जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी आईएसएल के साथ कि आईएसएल वो टैग कर देता था। तो आज के इंडस्ट्री के अंदर जो है वो आईएसएल प्रोटोकॉल चलता नहीं है। तो ये कुछ ऑप्शन है आपके नेटिव वीलन के, आप इसको पढ़िएगा। और यहाँ पे कहा जाता है कि वीलन 0 और वीलन 4095 ये रिजर्व है, और ये जो वीलन 1 है वो आप अपने स्विच में डिफॉल्ट होता है, आपको मैंने दिखाया भी है। और अगर आपसे कोई पूछता कितने वीलन बना सकते हैं तो आप कहेंगे वीलन जो है हम 2 से लेकर के 1001 तक बना सकते हैं। लेकिन आपको ये भी चेक करना होगा कि मेरा जो स्विच है वो कितने को सपोर्ट करता है। ये तो ठीक है कि आपसे अगर कहेगा तो आप कहेंगे भाई 2 से लेके 1001 बना सकते हैं, लेकिन ये भी तो चेक कर लीजिए कि आपका स्विच जो है वो कितने को सपोर्ट करता है। तो मैं आपके स्विच में जाता हूं और यहां लिखता हूं शो वीटीपी स्टेटस। तो शो वीटीपी स्टेटस जब मैंने चेक किया तो मेरा स्विच ये कहता है कि मैक्सिमम वीलन सपोर्टेड लोकली 255। तो ये 255 लोकली सपोर्ट कर रहा है। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि ये तो ठीक है, और आपको ये बताया गया है कि वीलन 2 से लेके 1005 ये भी आपका FDDI और टोकन रिंग के लिए। तो मतलब ये हुआ कि जो मुझे बनाने को दिया गया है कि आपके पास जो ऑप्शन है वो 2 से लेके 1001। अब दूसरी कंडीशन ये है कि हम अपने स्विच के अंदर कुछ एक्सटेंडेड वीलन भी बना सकते हैं। हम अपने स्विच के अंदर कुछ एक्सटेंडेड वीलन भी बना सकते हैं, और एक्सटेंडेड वीलन जो है वो तब बनेंगे, मैं एक चीज और शो कर दूं, और ये आपको जो है लास्ट क्लास में दिखाऊंगा मैं आपको। इसके बाद हो सकता है मैं बताऊं या आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊं। देखिए जब मैं इस स्विच पे गया तो मैंने क्या देखा कि मेरे स्विच में अभी फिलहाल VTP का वर्जन 2 चल रहा है। VTP क्या होता है हम बाद में कल देख लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी जो है आपका वीडियो बन जाएगा। तो VTP का वर्जन 2 हमारे स्विच में VTP का वर्जन 2 कॉन्फ़िगर है। लेकिन मान लीजिए कि ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है कि आप अपने स्विच में एक्सटेंडेड वीलन मतलब 1006 से लेके 4094 तक आप बना सकते हैं। ये तब पॉसिबल है जब जो है आपके स्विच में VTP का वर्जन 3 कॉन्फ़िगर हो। तो अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि हमें जो है ट्रंक के बारे में हमने देखा, और ट्रंक के बारे में समझा कि हम ट्रंक को जो है ट्रंक बनाने के लिए स्पीड सेम होना चाहिए, डुप्लेक्स सेम होना चाहिए, प्रोटोकॉल सेम होना चाहिए। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो ट्रंक है उसको हम 2 तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ट्रंक को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं स्टैटिक, और ट्रंक को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं डायनामिक। ट्रंक को हम डायनामिक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अब कंडीशन ये है कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि स्विच के इंटरफेस के ऊपर, ये जो आप इंटरफेस देख रहे हैं जिसको आप ट्रंक बनाने जा रहे हो, इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट एक प्रोटोकॉल चल रहा है, और वो प्रोटोकॉल का नाम है DTP, डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। मेरी बात को समझे कि बाय डिफॉल्ट जो है स्विच के पोर्ट पे DTP, डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल चल रहा होता है। तो अगर मान लीजिए कि आपने इस वाले इंटरफेस को डायनामिकली ट्रंक बनाया, इस वाले इंटरफेस को बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो DTP जो है ना इस वाले इंटरफेस को अपडेट करके इसको ऑटोमेटिक बना देता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डायनामिक के अंदर ये ऑप्शन है
कि जब आप इस वाले इंटरफेस को डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल बनाएंगे, डीटीपी के होने की वजह से ये इंटरफेस जो है डायनेमिक ट्रंक बन जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप जो है स्टैटिक ट्रंक बनाते हैं, तो स्टैटिक अगर ट्रंक बना रहे हैं तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन ये होता है कि डीटीपी की सर्विस को आप बंद कर दें। क्योंकि देखिए, अगर आपने जब डीटीपी ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट एनेबल है तो बेहतर क्या ऑप्शन है? अगर डीटीपी एनेबल्ड है और आप जो ट्रंक बना रहे हो स्टैटिक बना रहे हो, तो अगर आप स्टैटिक बनाओगे तो स्टैटिक बनाने का मतलब आपकी ट्रैफिक तो फॉरवर्ड होगी, लेकिन डीटीपी एनेबल्ड होने का मतलब ये है कि डीटीपी बेहतर क्या ऑप्शन था? बेहतर ये ऑप्शन था कि डीटीपी तब एनेबल्ड हो जब डायनेमिक ट्रंक बना रहे हो, क्योंकि आपको ऑटोमेटिक इस वाले। लेकिन जब आपने स्टैटिक बना रखा है तो स्टैटिक का मतलब होता है डीटीपी की सर्विस को आप फिलहाल बंद कर दें, डिसेबल कर दें, अगर आप स्टैटिक बना रहे हो। क्योंकि जब डीटीपी अगर सर्विस ऑन होगी तो बाय डिफॉल्ट वो भी बैंडविड्थ कंज्यूम करेगा। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि जब आप स्टैटिक ट्रंक बनाएं तो आप डीटीपी की सर्विस को बंद कर दें, लेकिन जब आप डायनेमिक ट्रंक बनाएं तो आप डीटीपी की सर्विस को रहने दें। लेकिन ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो ट्रंक जो है वो डायनेमिक ही बनते हैं। तो चलिए, फिलहाल मैंने ट्रंक के बारे में और इनकैप्सुलेशन के बारे में मैंने डिस्कशन किया है, लेकिन अभी एक और कॉन्सेप्ट मुझे देखना है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट ये है ब्रदर, जिसको हम वीटीपी बोलते हैं। वीटीपी का मतलब क्या होता है कि अब देखिए, यहाँ पे आपने क्या देखा कि मेरे स्विच में एक ही वीलन था डिफॉल्ट। मेरे स्विच में मैंने जो आगे एग्जांपल दिया था कि मेरे पास एक स्विच थी, 4 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड थे, वो सारे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे थे, लेकिन मुझसे कहा गया कि भाई ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक कर दो। तो मैंने एक ही स्विच में कई सारे वीलन को बनाया और हर एक इंटरफेस जो डिपार्टमेंट के वाइज जो है मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन मेरे पास एक नहीं, मेरे डेटा सेंटर में 50 स्विच है। तो क्या 50 स्विच पे ज्यादा की कंसोल लगा के हम कॉन्फ़िगर करेंगे? इस बात को सोचिए। तो मैं ये चाहता हूं सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट का मतलब ये है कि मैं हर एक स्विच पे जाके मैं वीलन ना बनाऊं, सिर्फ किसी एक स्विच पे वीलन बनाऊं और वो स्विच क्या करे, सारे स्विच को अपने डेटाबेस को एडवर्टाइज कर दे। तो ये ना बेहतर ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल जो है, जो वीलन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आपस में एक्सचेंज करेगा, उसका नाम बीटीपी है। तो अब देखिए, बीटीपी को हम कितने तरह से, मतलब अगर हमसे कोई पूछता है बीटीपी के कितने मोड होते हैं, अगर मुझसे कोई पूछता कि बीटीपी के कितने मोड होते हैं, तो बीटीपी के 3 मोड होते हैं। एक मोड होता है बाय डिफॉल्ट सर्वर होता है, और दूसरा जो मोड होता है वो क्लाइंट होता है, और तीसरा जो मोड होता है ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब आप स्विच को 3 तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप स्विच को 3 तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊं तो ज्यादा समझ में आएगा। मैं अगर सिर्फ थ्योरी अगर दिखाऊंगा आपको ना, ये थ्योरी समझाऊंगा तो आपको शायद नहीं समझ में आएगा। ये मैं अगर थ्योरी यूं अगर बताता रहूं तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो मैं थ्योरी के साथ में लैब भी बता रहा हूं तो वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो मैंने ये कहा कि स्विच को हम 3 तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। स्विच को आप सर्वर बना सकते हो, स्विच को आप क्लाइंट बना सकते हो, स्विच को आप ट्रांसपेरेंट बना सकते हो। तो देखो, मैं बनाने जा रहा हूँ। तो मैं इस वाले स्विच को सर्वर बनाऊंगा और इस वाले स्विच को मैं क्लाइंट बनाऊंगा। चलो मैं बनाता हूं। ये मैं स्विच में गया, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट जो है स्विच सर्वर मोड पे ही होती है। तो मैं अगर कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके मैं लिखूं वीटीपी मोड सर्वर, देखो क्या मैसेज देगा। ये मैसेज देगा कि बाय डिफॉल्ट ये स्विच जो है सर्वर मोड पे ही है। तो मैंने इस कमांड को लिख करके मैं इस स्विच को मैंने सर्वर बना दिया। लेकिन अगर इस वाले स्विच को मुझे क्लाइंट बनाना है तो मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाऊंगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके लिखूंगा वीटीपी मोड क्लाइंट। तो अभी मैंने इस स्विच को सर्वर बना दिया है और इस वाले स्विच को हमने क्लाइंट बना दिया है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि जो भी हम वीलैन बनाए सर्वर स्विच पे, सिर्फ उसी स्विच को वो वीलैन की इंफॉर्मेशन शेयर करे जिसका दोनों का डोमेन नेम कॉमन हो। आप दोनों का डोमेन नेम रख लीजिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वीटीपी डोमेन XYZ, और इसी तरह से इस वाले स्विच पे भी जाऊंगा मैं वीटीपी डोमेन XYZ।
तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों स्विच का जो आपने डोमेन नेम XYZ रखा है, तभी ये दोनों स्विच आपस में VLAN की इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर करेंगे। दूसरा एक तीसरा ऑप्शन और है, ये आप करें तो ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है। ऑथेंटिकेशन के लिए हम दोनों स्विच पे पासवर्ड रखने जा रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे VTP पासवर्ड CCNA, और इसी तरह से इस वाले स्विच पे जाऊंगा और लिखूंगा VTP पासवर्ड CCNA। तो मैंने दोनों स्विच के जो है मैंने एक इस वाले स्विच को मैंने सर्वर बनाया है और इस वाले स्विच को मैंने क्लाइंट बनाया है, और इन दोनों स्विच का जो डोमेन नेम है वो मैंने एक ही रखा XYZ, और दोनों का पासवर्ड जो है मैंने सेम ही रखा है। तो अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि आपने स्विच को सर्वर और क्लाइंट क्यों बनाया, तो मैं आपको बताता हूं। जिस स्विच को आप सर्वर बनाओगे, मैं आपको शो भी कर देता हूं, देखिए ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिएगा सर्वर के बारे में क्या लिखा हुआ यहाँ पे। तो मैंने कहा कि जिस स्विच को आप सर्वर बनाओगे उस स्विच के ऊपर आप VLAN बना सकते हो, VLAN डिलीट कर सकते हो, VLAN मॉडिफाई भी कर सकते हो। लेकिन जिस स्विच को आपने क्लाइंट बना दिया उस पे ना VLAN बन सकता है, ना VLAN डिलीट हो सकता है, ना VLAN मॉडिफाई हो सकता है। तो देखिए दोनों में कंडीशन है, और सर्वर स्विच की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी आपने VLAN बनाया है सर्वर पे वो क्लाइंट स्विच को एडवर्टाइज करेगा। तो मेरे ख्याल से सर्वर और क्लाइंट के बारे में आप समझ चुके होंगे। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि सर्वर स्विच के ऊपर हम जो भी VLAN बनाएंगे, जो भी 10, 5 जो भी हम VLAN बनाएंगे वो कहाँ सेव होगा, तो आप कहेंगे कि वो सारे VLAN जो हैं एक फाइल में सेव होता है जिसका नाम आपके सामने दिख रहा है VLAN.dat, या यूं कहें कि VLAN.dat इज अ डेटाबेस ऑफ VLAN। मतलब सारे VLAN की इंफॉर्मेशन आपको इस फाइल VLAN.dat में मिलेगी। और सर्वर स्विच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी VLAN बने हैं सर्वर पे वो क्लाइंट को एडवर्टाइज करे, और क्लाइंट स्विच की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसने रिसीव किया है VLAN सर्वर की तरफ से वो दूसरे क्लाइंट को भी फॉरवर्ड करे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी स्विच को आप ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, तो इंडस्ट्री के अंदर जो है ज्यादा ट्रांसपेरेंट यूज होता है, जो आपके CCNA के अंदर उतना डिटेल नहीं बताया गया है। तो ट्रांसपेरेंट स्विच वो स्विच है जिसपे आप VLAN बना भी सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो और मॉडिफाई भी कर सकते हो। लेकिन जिस स्विच को आप ट्रांसपेरेंट बनाएंगे उस पे आप जो भी VLAN बनाएंगे वो आगे एडवर्टाइज नहीं किया जाएगा, जैसा कि सर्वर कर रहा था। होप यू अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको मैंने अभी शो किया था, शो VTP स्टेटस कमांड चला के मैंने दिखाया था कि बाय डिफॉल्ट हमारे स्विच के अंदर VTP का वर्जन 2 चल रहा है, लेकिन यहां पे कुछ बातें बताई जा रही VTP वर्जन 3 के बारे में। मतलब ये है कि आपके पास एक दूसरा और ऑप्शन है। आपके स्विच में बाय डिफॉल्ट VTP वर्जन 2 तो है, लेकिन आप जो है उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, वर्जन 2 से वर्जन 3 भी कर सकते हैं। अगर आपने स्विच के VTP के वर्जन को अपग्रेड कर दिया तो क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया था कि जो एक्सटेंडेड VLAN बनेंगे, देखिए एक्सटेंडेड VLAN का मतलब क्या होता है। ऐसे डिफॉल्ट अगर देखिएगा तो 1024 तक VLAN बनते हैं आपके स्विच के अंदर, लेकिन एक्सटेंडेड VLAN जो बनाएंगे वो तभी बनेगा जब VTP का वर्जन 3 कॉन्फ़िगर हो। दूसरी कंडीशन और है कि अगर आपका स्विच जो है वो ट्रांसपेरेंट मोड पे हो और आपने अपने स्विच पे वर्जन जो VTP का वो 3 कॉन्फ़िगर कर दिया है, आपके स्विच का VTP वर्जन 3 है और आपका स्विच ट्रांसपेरेंट मोड पे कॉन्फ़िगर है, तो ऐसे केस में एक स्पेशल टाइप का VLAN बनता है जिसको हम प्राइवेट VLAN कहते हैं।
तो वो प्राइवेट वीलन की फैसिलिटी को भी आप यूज कर सकते हैं आफ्टर अपग्रेडिंग योर बीटीपी वर्जन। दूसरी कंडीशन ये है कि अब जरा हम मेन मुद्दे पे आ गए। बहुत सारे कंफ्यूजन है, मुझे पता है कि आप बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन है, लेकिन बहुत सारे कंफ्यूजन तो हैं। अब मेरे को दो चीजें समझनी है। एक बात ये समझनी है कि ये जो हमारा टैगिंग प्रोटोकॉल है, जिसको हम ISL एंड .1q कह रहे हैं, और एक जो हमारा है BTP है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है जरा समझने की। दोनों हम यहीं पे यूज करें, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, ISL और .1q जो है, ISL और .1q जो है वो ट्रंक के ऊपर इनकैप्सुलेशन का काम कर रहा है। बात को समझिएगा, जब भी कोई डेटा फॉरवर्ड होता है ट्रंक के ऊपर, तो वो इनकैप्सुलेट करने का जो काम है वो ISL और .1q कर रहा है। लेकिन जब हम बात करें BTP की, तो BTP मैंने क्या किया, हम क्या चाह रहे थे? हम ये चाह रहे थे कि हम जो भी वीलन बनाए सर्वर पे, क्या बनाए? जो भी वीलन बनाए। तो अब बताइए, वीलन की इंफॉर्मेशन को एक स्विच से दूसरे स्विच में एडवर्टाइज करने का काम कौन करा? BTP करा ना भाई। तो BTP का जो रोल है, अब आप BTP के बारे में कोई पूछता तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे BTP इज ए डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। वो डेटाबेस को मैनेज करने का काम कर रहा है। कौन सा डेटाबेस भाई? जो आप विलन यहाँ पे बना रहे हैं, उस डेटाबेस को मैनेज करना, और मैनेज करने के बाद अगले स्विच को अपडेट करना, ये काम BTP कर रहा है। शॉर्टकट में समझिए, इनकैप्सुलेशन करने का काम, ट्रंक के ऊपर इनकैप्सुलेशन करने का काम ISL एंड .1q करता है, और दो स्विच के बीच में वीलन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का काम BTP करता है। दूसरी कंडीशन में आपको यह समझाऊं ब्रदर, कि यहां पे BTP का ऑपरेशन समझने की कोशिश करें हम, और इससे पहले हम BTP का एडवर्टीजमेंट समझ लें। BTP का एडवर्टीजमेंट जो है, यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप का एडवर्टीजमेंट आपको दिख रहा है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि एक स्विच दूसरे स्विच को जो अपडेट सेंड करेगा, एक स्विच दूसरे स्विच को कितने टाइम पे अपडेट करेगा, तो आप बोलेंगे 5 मिनट। एक स्विच दूसरे स्विच को हर 5 मिनट पे अपडेट करता है, और वो अपडेट जाता है समरी एडवर्टीजमेंट से। आप देखिए, BTP एडवर्टीजमेंट टाइप में पहला जो है वो समरी एडवर्टीजमेंट है, तो ये हर 5 मिनट पे जाता है। लेकिन अब आप बताइए मुझे कि अगर आपने एक स्विच पे आपने एक विलन बनाया, तो क्या आप जो है 5 मिनट तक वेट करेंगे कि उसके पास इंफॉर्मेशन पास हो? नहीं। अगर मान लीजिए कि कुछ इंफॉर्मेशन है जो अभी अभी अपडेट होने वाली है, तो आप देखिए सेकंड ऑप्शन जो सबसेट एडवर्टीजमेंट है, जो इंफॉर्मेशन अभी अभी पास करनी है वो सबसेट एडवर्टीजमेंट से जाता है। लेकिन अगर डिफॉल्ट की बात करें, तो एक स्विच दूसरे स्विच को जो डिफॉल्ट भेजेगा वो समरी एडवर्टीजमेंट से हर 5 मिनट पे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई करंट में अपडेट भेजना है, तो वो इंफॉर्मेशन जो है सबसेट एडवर्टीजमेंट से जाता है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने जो आपके जो सर्वर है, उस सर्वर स्विच ने क्लाइंट स्विच की तरफ जो है अपडेट भेजे हैं। मतलब क्लाइंट ने क्या किया? क्लाइंट ने सर्वर के डेटाबेस को रिसीव किया है, और जो भी आप सर्वर पे विलन वो क्लाइंट पे दिखेंगे। लेकिन अगर क्लाइंट के पास जो डेटाबेस है जो सर्वर के द्वारा भेजा गया है, अगर उससे रिलेटेड कोई इंक्वायरी करनी है, कोई क्यूरी करनी है, तो वो रिक्वेस्ट जो क्लाइंट है वो एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट से करता है। इसका मतलब ये होगा कि दो स्विच आपस में जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, वहां पे 3 तरह के एक्सचेंज होते हैं: समरी एडवर्टीजमेंट, सबसेट एडवर्टीजमेंट और एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट। अब आए हम BTP के ऑपरेशन पे, लेकिन BTP के ऑपरेशन से पहले मैं जरा कुछ कमांड चला के दिखाना चाहता हूं। मैंने क्या किया? स्विच को सर्वर बनाया, स्विच का डोमेन नेम रखा, स्विच का पासवर्ड रखा, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा? तो मैंने यहां लिखा शो BTP स्टेटस। अगर मैं ये कमांड चलाता हूं, तो शो BTP स्टेटस से क्या पता चल रहा है? ये पता चल रहा है कि BTP का ऑपरेशन मोड जो है वो सर्वर है, BTP का डोमेन नेम जो है वो XYZ है। तो इस दो कमांड से आप, इस एक कमांड से दो चीजें पता चल गई। लेकिन अगर आपको पासवर्ड पता करना है, तो आप लिखेंगे शो BTP पासवर्ड। इसके लिए अलग से कमांड करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे CCNA देखा, तो मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन की थी उसका आउटपुट भी दिखा दिया। अब चलते हैं वो मेन मुद्दों की तरफ।
क्यों भाई बच्चे लोग जो है आस्ते आस्ते क्यों भागे जा रहे हैं? चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा VDP का जो ऑपरेशन है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये वाली जो स्विच हमारी है वो सर्वर है और बाकी की जो नीचे की स्विच आप देख रहे हैं वो क्लाइंट है और बीच में एक ट्रांसपेरेंट है। तो हुआ ये कि हमारे सर्वर स्विच के ऊपर एक रिवीजन नंबर होता है। मैं आपको रिवीजन नंबर भी मैं आपको रिवीजन नंबर भी एक बार शो करना चाहूंगा। मैं एक बार रिवीजन नंबर भी दिखाना चाहूंगा आपको। देखिए मैं इस स्विच पे जाता हूं और आप देखिए फिलहाल जो रिवीजन नंबर यहाँ पे दिखा रहा है वो 0 है। रिवीजन नंबर जो है वो 0 है। लेकिन मान लीजिए कि मैं इसके ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा VLAN 10 का नाम रखा सेल्स, फिर मैंने एक और VLAN 20 बनाया, इसका नाम रखा मैंने एडमिन। तो कंडीशन यहाँ पे ब्रदर ये है कि जो भी हम अपने सिस्टम के अंदर कुछ भी इवेंट करते हैं तो वहां पे रिवीजन नंबर जो हमारा है वो इंक्रीमेंट होता रहता है। तो मैं यहाँ पे रिवीजन नंबर दिखाया मैंने आपको, लेकिन मैं यहाँ पे जरा चलूंगा कि फिलहाल देखिए इसका रिवीजन नंबर जो है वो 9 है। हमारे सर्वर स्विच का रिवीजन नंबर, एडमिनिस्ट्रेटर ऐड ए न्यू VLAN, रिवीजन नंबर पहले हमारा 8 था, नया VLAN बनाया तो रिवीजन नंबर 9 हो गया। तो जैसे ही 9 रिवीजन नंबर हुआ, लेकिन VLAN बनाने से पहले हमारे सर्वर का रिवीजन नंबर 8 था। इसका मतलब यह है कि हमारे सारे क्लाइंट का रिवीजन नंबर भी उस वक्त हमारा 8 था। लेकिन जैसे ही हमने VLAN बनाया तो हमारा रिवीजन नंबर 8 से 9 हो गया सर्वर पे। तो अब कंडीशन ये है कि हमारे क्लाइंट का रिवीजन नंबर 8 है, सर्वर का रिवीजन नंबर 9 है। ऐसे केस में ये क्लाइंट स्विच जो है सर्वर स्विच को रिक्वेस्ट करेगा कि आपके पास अगर कोई नई इंफॉर्मेशन आई है तो मुझे अपडेट करो। तो वहां पे ये दोनों स्विच किस बेसिस पे कंपेयर करेंगे, ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि सर्वर पे कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है। वो रिवीजन नंबर से ही करते हैं, क्योंकि अगर आपका जो क्लाइंट का जो रिवीजन नंबर जो है वो सर्वर के रिवीजन नंबर से अगर स्मॉल है तो ऐसे केस के अंदर जो हमारे सर्वर पे कुछ नए अपडेट्स आए हैं और उन रिवीजन नंबर के बेसिस पे दो स्विच आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती है, यूं कहें कि सिंक करती है। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो फिलहाल जो है हमने अभी तक जो है इस स्विच को हमने सर्वर बनाया है, इस वाले स्विच को हमने क्लाइंट बनाया है। और उसके बाद अगर मैं देखूं कि इस स्विच पे जो मैंने VLAN बनाए हैं, चेक करा देता हूं। इस वाले स्विच पे मैंने 2 VLAN बनाए हैं। इस वाले स्विच पे मैंने 2 VLAN बनाए हैं, 10 and 20। तो क्या वो VLAN जो है इस वाले क्लाइंट स्विच पे रिसीव किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? तो मैं अगर शो VLAN करूंगा तो ये VLAN जो हमारे क्लाइंट स्विच के ऊपर अभी फिलहाल हमारे क्लाइंट स्विच के पास अभी हमारे क्लाइंट स्विच के ऊपर फिलहाल वो जो VLAN है वो एडवर्टाइज नहीं किए गए हैं। ऐसे केस में नहीं करने के पीछे क्या रीजन है? क्योंकि हमने ट्रंक बनाया ही नहीं है। तो चलिए ट्रंक बनाने जा रहे हैं और वो भी हम स्टैटिक बनाने जा रहे हैं। तो स्टैटिक अगर ट्रंक बनाने जा रहे हैं तो किस इंटरफेस को ट्रंक बनाएंगे? F0/1 को। तो मैं इस स्विच पे मैं गया और जाने के बाद मैं इंटरफेस में गया, क्योंकि मुझे स्टैटिक ट्रंक बनाना है तो मुझे लिखना होगा स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। बस एक कमांड चलानी होती है और फिर मुझे लिखना होगा स्विच पोर्ट ट्रंक स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN ऑल। अगर ये लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से मैं दूसरे स्विच के ऊपर भी जाऊंगा और दूसरे स्विच पे जाने के बाद जिसको मैंने क्लाइंट बना रखा है उस स्विच के इंटरफेस पे जाऊंगा और वहां लिखूंगा स्विच पोर्ट मोड ट्रंक
और इस कमांड को चलाने के साथ ही मैं अगर क्लाइंट स्विच पे जाके चेक करूंगा कि क्या मेरे पास वीलन की इंफॉर्मेशन अपडेट हुई कि नहीं हुई है, और ये देखिए हमारे स्विच के पास 2 वीलन आ चुका है सर्वर की तरफ से। तो फिलहाल मैंने आपको ट्रंक बताया कि किस तरह से स्टैटिक ट्रंक कॉन्फ़िगर करते हैं, और मैंने आपको वीटीपी के बारे में बताया कि किस तरह से वीटीपी का मोड सर्वर और क्लाइंट कॉन्फ़िगर करते हैं, और डोमेन हम किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं, पासवर्ड किस तरह से हम कॉन्फ़िगर करते हैं। अब चलते हैं ट्रंक की तरफ। ट्रंक हम एक और ट्रंक बनाएंगे, यहाँ पे हम .1q का इस्तेमाल करेंगे। क्या हुआ उधर देखो ना, आने का मतलब है कि कोई डिस्टर्ब ना करे। सर जिससे समझ नहीं आ रहा वो चली गए। तो अब मसला ये है ना कि आपको भी नहीं समझ में आ रहा क्या? नहीं सर आ रहा है, मैं तो आ रहा है। आज बड़ी क्लास हो गई सर। बड़ी हो गई, छोटा छोटा समझाया जाए। नहीं सर, ये जो समझाने का ये जो पैटर्न है ना, ये तो आप सेंड कर दिया करो सर ग्रुप में। मेन आप ये प्रैक्टिकली करा दिया करिए, उससे फिर क्या ना वीडियो भी छोटी बनेगी और आपका भी टाइम कम ही लगेगा। वो तो हम खुद ही पढ़ लेंगे, पढ़ने का तो सारा पीडीएफ में। ठीक है, नहीं मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ ना, सेकेंड टाइम पढ़ा रहा हूँ। हाँ सर ये भी है, डबल देखिए 2 बार हो गया। प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे जब जो है घर से एक बार सेकेंड टाइम अगर पढ़ा जा रहा है तो घर पे रिवीजन करेंगे तो बातें समझ में आती। ठीक है, क्योंकि घर पे उन्होंने रिवीजन नहीं किया इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। चलिए कोई बात नहीं है, मैं कल जो है 2 छोटी छोटी वीडियो बना दूंगा। एक आज ये बड़ी वीडियो डालूंगा, कल छोटी छोटी वीडियो डालूंगा, टेंशन ना लें। तो अब देखिए क्या कंडीशन है कि सेम कंडीशन यहाँ पे मैं लागू करूंगा कि ये जो हमारी स्विच है इसको हम सर्वर बनाएंगे। वाले स्विच को हम हाँ मैंने कुछ थोड़ा सा गलती कर दिया। मुझे एक्चुअली में क्या है कि अगर मैं छोटा छोटा क्लास लूंगा ना तो 1 महीना नहीं 2 महीने चला जाएगा। मेरी बात को समझो, आपका जो कोर्स 1 महीने का है ना वो 2 महीना हो जाएगा। तो अगर मैं सिर्फ आज सिर्फ .1q पढ़ाता तो भी सही नहीं था। अगर मैं सिर्फ ट्रंक बताता और दोनों, क्योंकि दोनों एक साथ बताने से ही समझ में आएगा, क्या करें मजबूरी है। तो लेयर 3 स्विच रह गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा BTP मोड सर्वर और BTP डोमेन XYZ। डोमेन नेम तो सभी का सेम रखना है, और इसी तरह से मैं इस स्विच को क्लाइंट बनाने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा BTP मोड क्लाइंट, BTP डोमेन XYZ। अब कंडीशन ये है कि मैंने इस स्विच को सर्वर बना दिया है और इस वाले स्विच को क्लाइंट बनाया है, लेकिन इनकैप्सुलेशन के लिए अगर हम प्रोटोकॉल इस्तेमाल करें तो देखिए हम क्या प्रोटोकॉल इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इस वाले स्विच के ऊपर हम क्या करेंगे, ये जो पोर्ट नंबर 3 है जिसको हम ट्रंक बनाना चाह रहे हैं, डायनेमिक ट्रंक बनाने जा रहे हैं, तो मैं इस वाले इंटरफेस पे जाऊंगा और इंटरफेस पे जाने के बाद मुझे लिखना होगा स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q। तो मतलब ये हुआ कि मैं .1q प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। उसके बाद मैं .1q प्रोटोकॉल एनेबल करने के बाद इस वाले इंटरफेस पे भी मैं कॉन्फ़िगर करूंगा INTF0/3, और इस इंटरफेस पे जाने के बाद मैं लिखूंगा स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q। तो अब कंडीशन ये है कि मैंने जो है दोनों इंटरफेस के ऊपर जिसको हम ट्रंक इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने कहा था कि ISL तो सपोर्ट करता नहीं है, सिर्फ .1q करता है। तो मैंने दोनों इंटरफेस पे .1q कॉन्फ़िगर कर दिया है, और उसके बाद मुझे लिखना होगा स्विच पोर्ट मोड। तो अब यहाँ देखिए मोड के ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क लिखता हूँ। तो अगर मुझे ट्रंक बनाना होता, कौन सा ट्रंक बनाता होता, स्टैटिक, तो मैं यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक लिख देता। लेकिन मुझे डायनेमिक कॉन्फ़िगर करना, तो डायनेमिक के लिए मैंने .1q प्रोटोकॉल तो चाहा ही है, लेकिन साथ में मुझे लिखना होगा स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल। तो एक इंटरफेस पे मैंने लिखा स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल, तो दूसरे इंटरफेस पे मैं जाके क्या लिखूंगा, दूसरे इंटरफेस पे जाके लिखूंगा स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक। डायनेमिक के बाद ऑप्शन आएगा, क्या आएगा, डायनेमिक के बाद ऑप्शन आता है R2। इसका मतलब ये हो गया कि एक इंटरफेस पे मैंने जाके लिखा है स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल, तो दूसरे इंटरफेस पे मैंने कॉन्फ़िगर किया है स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक R2। इसका मतलब यह हुआ कि हमने
अब यहाँ पे ये है कि ये जो इंटरफेस अगर हमने जिसको हमने ऑटो बनाया है, अगर ना भी बनाता तो डीटीपी के एनेबल्ड होने की वजह से ये इंटरफेस ऑटोमेटिकली ट्रंक बन जाता। तो अब मैं इस सर्वर स्विच पे वीलैन बनाने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे वीलैन 10 बनाया है, इसका नाम रखा मैंने सेल्स, और मैंने यहाँ पे एक वीलैन 20 बनाया है और इसका नाम जो रखा मैंने एडमिन। मैं खत्म करूंगा बात को, क्योंकि ये टॉपिक जो थी क्या करूँगा, बड़ी टॉपिक है। तो वीलैन तो देखिए ये जो डायनेमिक कॉन्फ़िगर करने के बाद जो है दोनों इंटरफेस मेरे आ चुके हैं। तो फिलहाल जो है आज इतना ही रखते हैं, ठीक है बच्चे लोग? हो गए क्या आप लोग? जी सर, जी सर। हाँ, तो अभी मैं ये जो रिकॉर्डिंग है मैं इसको स्टॉप करता हूँ और मैं अभी आपको ये लिंक शेयर कर देता हूँ। जी सर, बिल्कुल।